मेरे प्यारे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से राम राम। मैं प्रतीक चौधरी बड़ेसरा डिफेंस एकेडमी चिड़ावा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के महत्वपूर्ण युद्ध पढ़ रहे थे। 7 युद्ध अपन ने कल कवर भी कर चुके हैं। तो वो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, उसके चक्कर में अपने को क्या करना पड़ा, कल वहीं पे उन्हीं को रोकना पड़ा। उससे आगे की कंटिन्यू आज अपन उससे आगे का कंटिन्यू आज पढ़ते हैं। तो एक और बात, मतलब हाँ, आप चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जिससे क्या होगा कि जो वीडियो हैं इनके जब भी कोई नया वीडियो बनेगा उसका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि नया वीडियो अपलोड हुआ है, जिससे आपके लिए भी आसानी रहेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट भी कर दीजिए। तो कल जहाँ तक अपन ने युद्ध पढ़ चुके, उससे आगे का आज अपन कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार 2 मिनट में मैं कल का जो कल अपन ने युद्ध पढ़े उसका आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि कल अपन ने कौन कौन से युद्ध पढ़ चुके, जिससे कि क्या कि कोई यदि नया स्टूडेंट है तो उसको भी बात समझ में आ जाएगी कल अपन थोड़ा कहाँ तक पढ़ चुके, उसका मोटा मोटा बता देता हूँ मैं एक बार। कल जो युद्ध पढ़े अपन ने उसमें अपने पहला युद्ध पढ़ा था तराइन का प्रथम युद्ध। उसकी डेट क्या थी, 1191। युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं उसके मध्य हुआ था और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। युद्ध में विजेता कौन होता है, पृथ्वीराज जो चौहान है, पृथ्वीराज तृतीय है, वो युद्ध में विजेता हो जाते हैं। दूसरा युद्ध कौन सा पड़ा था, तराइन का द्वितीय युद्ध पड़ा था। उसकी डेट क्या थी, 1192 थी। किस किस के मध्य था, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य। युद्ध में विजेता कौन होता है, मोहम्मद गौरी युद्ध में विजेता हो जाते हैं। वो जो भी उसके कारण थे कल अपन ने वो थोड़े पढ़ लिए थे ऊपर ऊपर के, कि जो जो मोटे कारण थे कि युद्ध में पृथ्वीराज क्यों हार जाता उसके बारे में। अब जो नेक्स्ट था तीसरा युद्ध अपन ने कौन सा पढ़ा था, फिर 1194 में चंदावर का युद्ध पड़ा था। वो किस किस के मध्य था, मोहम्मद गौरी के मध्य और जयचंद गढ़वाल के मध्य। युद्ध में विजेता कौन होगा, उसमें मोहम्मद गौरी विजेता हो जाएगा। पहले तीनों वाले युद्ध किसके पढ़ लिए अपन ने, मोहम्मद गौरी, जिनमें तीनों में मतलब कॉमन है वो कौन है, मोहम्मद गौरी। फिर नेक्स्ट अपन ने जो 4th नंबर पे युद्ध पढ़ा था वो फिर क्या पढ़ा कि जो अब नेक्स्ट जो 4 युद्ध और पढ़े वो किसके पढ़े थे अपने, अलाउद्दीन खिलजी के, जो दिल्ली का शासक था, दिल्ली का राजा था। अलाउद्दीन खिलजी का यदि अपने को शासनकाल पता हो तो थोड़ा वो मतलब ध्यान में रखना चाहिए, जिससे क्या कि वो चीज़ें पढ़ने में फिर आसान आगे के लिए आसान रहे। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है वो क्या, 1296 से लेके 1316। तो उसका जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो कंटिन्यूस की जो विजय हुई थी, जिसने मतलब उसने जीत प्राप्त की थी, तो कौन कौन से डेट में की थी, कहाँ कहाँ की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के अपन ने 4 युद्ध पढ़े, चारों में जिसने उसने विजय प्राप्त की वो कौन कौन से थे, 1301 था, 1303 था, 1308, 1311। तो 1301 में जो पढ़ा वो रणथंभौर का युद्ध पढ़ा अपन ने। और रणथंभौर के युद्ध में क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है। और रणथंभौर है वो राजस्थान का क्या आएगा, उसमें राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा आएगा, तो रणथंभौर बड़ा युद्ध आएगा। दूसरा जो पड़ा चित्तौड़ का युद्ध पड़ा, उसमें भी क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी जीत जाएगा। उसमें क्या था कि राजस्थान के इतिहास का तो दूसरा शाखा हो जाएगा वो, और शाखा मैं आपको थोड़ा कल बता चुका। बाकी डिटेल में तो अपन एक एक वीडियो बनाएंगे, हिस्ट्री जो डिटेल्ड में होगी उसमें अपन सारी बातों को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ तो अपन एक मोटा मोटा जान रहे हैं। तो दूसरा क्या था, चित्तौड़ का युद्ध था। तो चित्तौड़ के युद्ध में भी क्या हुआ, साका हुआ। डेट क्या थी, 1303 थी। रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। उसमें कौन जीत जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी जीत जाएगा। और वहाँ पे क्या होगा, साका करना पड़ेगा। साका क्या आएगा, इसमें केसरिया और जौहर दोनों का जो कंबाइंड फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, साका बोलते हैं। तीसरा युद्ध पड़ा था सिवाना का युद्ध पड़ा था, वो 1308 में पढ़ा अपन ने। और 1311 में क्या पढ़ा अपन ने, जो जालौर का युद्ध था, ये 1311 वाला जालौर का युद्ध। तो 1301, 3, 8, 11 चार युद्ध अपन कंटिन्यू पढ़ चुके। अब उससे आगे अपन नेक्स्ट युद्ध पढ़ते हैं। सात युद्ध अपने कंटिन्यू हो चुके थे। अपन नेक्स्ट कौन सा युद्ध पढ़ते हैं, 8वां युद्ध। 8वां युद्ध कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, सारंगपुर का युद्ध है, जो किस किस के मध्य होगा, कुंभा, जो महाराणा कुंभा के नाम से फेमस है, सभी आप जानते हैं। हिस्ट्री में महाराणा कुंभा है, सांगा है, प्रताप है, तो इनके बिना तो कुछ है ही नहीं। तो इनके तीनों के जो महत्वपूर्ण युद्ध वगैरह अपन कंटिन्यू वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो शासनकाल है वो किसका, इन तीनों में महाराणा कुंभा का है। कुंभा का जो शासनकाल ये थोड़ा अपने को पता होना चाहिए कब से कब है, तो 1433 से लेके 1468 के मध्य कुंभा है वो राजा रहते हैं, महाराणा कुंभा है वो। तो कुंभा के जो महत्वपूर्ण युद्ध थे उसमें पहला कौन सा युद्ध है, सारंगपुर का युद्ध है। डेट क्या आएगी, 1437। किस किस के मध्य होगा, महाराणा कुंभा के मध्य होगा। और मालवा कहाँ पड़ता है, जो कि एमपी में पड़ता है। तो मालवा के शासक उस टाइम कौन थे, महमूद खिलजी। तो महमूद खिलजी और कुंभा के बीच होगा युद्ध का क्या नाम है, सारंगपुर का युद्ध।
किसके मध्य होगा? सारंगपुर का युद्ध है, डेट क्या है? 1437 है। महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य होगा। युद्ध में विजेता कौन होगा? महाराणा कुंभा है, वो युद्ध में क्या होंगे? विजेता होंगे। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। अब सारी डिटेल तो अपन यहाँ पे नहीं दे सकते, लेकिन मोटा मोटा यदि आप सिर्फ इस वीडियो को देख के भी यदि क्वेश्चन करके आओ तो आपका काम हो जाए, उस हिसाब से मैं थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ। बाकी तो डिटेल में तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, उसमें तो हिस्ट्री का आपको पता है कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसके लिए अपने को टाइम भी चाहिए, पूरी क्लास समझनी पड़ेगी। लेकिन एक बार थोड़ा मोटा मोटे तौर पर बता देता हूँ। सारंगपुर का इधर डेट क्या है? 1437। महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा के पिता का नाम था मोक्कल। अब जो मोक्कल की हत्या हुई वो किसने की थी? चाचा और मेरा ने कर दी थी। और अब वो जो चाचा और मेरा है वो जब कुंभा बड़ा हुआ तो चाचा और मेरा को पता लग गया कि ये क्या करेगा। अब अपने को, अगर अपन ने कुंभा के पिता की हत्या की है तो कुंभा अपने मतलब पिता की हत्या का बदला लेगा, तो वो क्या करेगा? चाचा और मेरा को मारेगा। अब जो चाचा और मेरा, जब कुंभा बड़ा हो तो चाचा और मेरा किसकी शरण में चल गए? महमूद खिलजी की शरण में चले गए। तो कुंभा ने खिलजी को समझाया कि भाई ये मेरे पिता के हत्यारे, तो मेरा इनसे मतलब युद्ध है या इनसे संघर्ष है, इनसे मतभेद है, तो आप ये इसकी शरण में, तो कुंभा इसको समझाता कि आप इनको छोड़ दीजिए, मतलब आप अपनी शरण में मत रखिए। लेकिन जो खिलजी है वो बोलता है कि भाई शरण में आए हुए कि मेरे को रक्षा करनी है, तो फिर खिलजी चाचा और मेरा को अपने पास रखता है, शरण देता है। तो उस शरण के कारण चाचा और मेरा जो है वो खिलजी के पास रहते हैं और खिलजी उनको अपनी शरण में रखता है। उसके कारण खिलजी के साथ महाराणा कुंभा का युद्ध होता है। वो उस युद्ध का क्या नाम है? सारंगपुर का युद्ध। तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि चाचा और मेरा कौन थे, और फिर वो महमूद खिलजी की शरण में चले जाते हैं, उसके कारण ये युद्ध होता है। तो उस युद्ध का क्या नाम है? सारंगपुर का युद्ध। डेट क्या है? 1437। तो युद्ध में विजेता कौन होता है? महाराणा कुंभा विजेता होता है। अच्छा, तो इस युद्ध के बाद जो एक और महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या होती है? इस युद्ध के जो विजय होती है, मतलब युद्ध में कौन जीत गया? महाराणा कुंभा जीत गया, तो युद्ध में विजेता हो गया। तो इस विजय के उपलक्ष्य में जो कुंभा है वो विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है, जो कि अपन बार बार पढ़ते हैं। तो विजय स्तंभ, और विजय स्तंभ कहाँ? जो चित्तौड़गढ़ है वहाँ पे, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसमें वहाँ पे क्या करता है? विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है इस विजय के उपलक्ष्य में। तो अपने को ये भी थोड़ा पता होना चाहिए। ये जो युद्ध है इसमें कुंभा जीत गया, इसके विजय के उपलक्ष्य में जो निर्माण करवाया जाएगा वो क्या आएगा? विजय स्तंभ। तो अपने को पता होना चाहिए कि विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया गया किसके द्वारा करवाया गया? कुंभा के द्वारा करवाया गया। क्यों करवाया गया? इस युद्ध में कुंभा क्या होता है? विजेता होता है। उसी के बाद क्या होगा? विजय स्तंभ का निर्माण होगा। अच्छा, तो अब थोड़ा सा विजय स्तंभ नाम आया तो अपने को इसके बारे में भी पता होना चाहिए। विजय स्तंभ है, ये राजस्थान का कोई पहला विजय स्तंभ नहीं है। इससे पहले भी राजस्थान में 2 विजय स्तंभ बन चुके हैं। राजस्थान में कुल मिला के 5 विजय स्तंभ हैं, तो अपने को उनके बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आपको उनके नाम बता देता हूं जिससे कि आपको ध्यान में रहे। ये जो विजय स्तंभ है ये 3रे नंबर का विजय स्तंभ है। इससे पहले 2 विजय स्तंभ बन चुके हैं, तो मैं एक बार आपको मोटे मोटे नाम बता देता हूँ विजय स्तंभ। पहला भी जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण किसने करवाया? समुद्रगुप्त ने करवाया। कहाँ पे करवाया? बयाना। तो बयाना कहाँ पड़ता है? बयाना पड़ता है भरतपुर में। तो पहला विजय स्तंभ है वो कहाँ पे? बयाना में। दूसरा जो विजय स्तंभ है, पहला विजय स्तंभ मैंने बता चुका, समुद्रगुप्त ने निर्माण करवाया। कहाँ पे करवाया? बयाना में करवाया। दूसरा जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण किसने करवाया? कुक्कुक ने करवाया। कहाँ पे करवाया? मंडोर। मंडोर कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। तो दूसरा विजय स्तंभ कौन सा आ जाएगा? मंडोर, जोधपुर वाला। तीसरा जो विजय स्तंभ है ये अपन ने अभी पढ़ चुके, चित्तौड़गढ़ वाला विजय स्तंभ है, कुंभा ने करवाया, इस युद्ध के पश्चात करवाया। तो आप लिख लीजिए चित्तौड़। चौथा जो विजय स्तंभ है वो जब 1857 की अपन क्रांति पढ़ते हैं तो उस क्रांति में आएगा ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। वो जब 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के साथ उसके युद्ध होते हैं, वो उस युद्ध में अंग्रेजों का रहता है 2 बार। तो 1857 की वो जो युद्ध है उनके बाद आहुआ पाली जगह है, वहाँ पे वो क्या करवाता है? विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। तो चौथा विजय स्तंभ वो कहाँ पे? आहुआ पाली में। आहुआ कहाँ पड़ता है? पाली में। 4, 5वां विजय स्तंभ।
4 पढ़ चुके। पहला क्या है, बयाना में, दूसरा मंडोर में, तीसरा चित्तौड़ में, चौथा आहुआ पाली में। 5वां जो विजय स्तंभ है वो कहाँ है, जैसलमेर में। जैसलमेर 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, तो युद्ध में विजय के पश्चात भारत सरकार द्वारा निर्माण करवाया जाता है। तो 5वां विजय स्तंभ कहाँ आएगा, जैसलमेर में। तो ये जो 5 विजय स्तंभ है इनके बारे में अपने को थोड़ा पता होना चाहिए कि अगर विजय स्तंभ नाम आया, बाकी तो जब क्लास संस्कृति पढ़ते हैं तो इनके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं कि कैसे क्या निर्माण हुआ, किसने, जो भी इसके शिल्पी वगैरह कौन थे, कितना क्या टाइम लगा, कितनी क्या मंजिल है, वो सारी चीज़ें तो डिटेल में अपन वहाँ पे पढ़े। लेकिन विजय स्तंभ नाम आया तो अपने को थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए कि राजस्थान में एक ही विजय स्तंभ है या फिर ये कौन सा विजय स्तंभ है, कितने नंबर का, किस किसने इससे पहले बने, उनका निर्माण किसने करवाया। तो ये जो राजस्थान का विजय स्तंभ है कौन सा है, तीसरे नंबर का। इससे पहला कौन सा आएगा, बयाना का आएगा, दूसरा मंडोर का आएगा, तीसरा चित्तौड़ का आएगा, चौथा आहुआ पाली का आएगा और 5वां कौन सा आएगा, जैसलमेर का आएगा। तो 500 के बारे में मैं आपको बता चुका। तो पहला युद्ध कौन सा पढ़ा अपन ने, सारंगपुर का युद्ध पढ़ा है, डेट कितनी थी, 1437। अब कुंभा के नेक्स्ट युद्ध के बारे में अपन जानते हैं। इसके बाद युद्ध के साथ साथ यदि बीच में कोई संधि होती है, सम्मेलन होता है, समझौता होता है, तो अपन वो भी मतलब उसी को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कारण कि एग्जाम के हिसाब से अपन मतलब पॉइंट है, वो टॉपिक है, वो पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम में जो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं उनको अपने को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप सभी ने नाम सुना होगा आवड़ बावड़ की संधि। तो वो किस किस के मध्य होती है, क्या होती है, उसका मैं थोड़ा सा आपको ऊपर का बता दूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो अगला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आवड़ बावड़ की संधि। नेक्स्ट क्या है, आवड़ बावड़ की संधि है और उसकी डेट क्या है, 1452-53। संधि होती है किस किस के मध्य होती है, इधर कुंभा है और जोधपुर की साइड से कौन आएंगे, राव जोधा आएंगे। जोधपुर मानो या फिर मारवाड़ की साइड से राव जोधा आएंगे। राव जोधा कौन है, जिन्होंने जोधपुर शहर बसाया 1459 में, वो है राव जोधा। तो बाकी तो राव जोधा तो डिटेल में मारवाड़ में पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अपने को पता होना चाहिए आवड़ बावड़ की संधि किस किस के मध्य हुई है, कुंभा के मध्य और राव जोधा के मध्य। तो ये है ये जो संधि है आवड़ बावड़ की है, डेट क्या है 1452-53। किस किस के मध्य, महाराणा कुंभा और राव जोधा। जोधा कहाँ की, जोधपुर की। अच्छा, अब ये जो संधि होती है ये मतलब कौन करवाता है, ये करवाती है अंसाबाई। जो संधि जो है इन दोनों के मध्य वो कौन करवाएगी, अंसाबाई करवाएगी। तो थोड़ा अपने को किसके बारे में पता होना चाहिए, अंसाबाई कौन आ गई, मतलब बीच में मैन तो ये राज्य है तो अंसाबाई बीच में कौन आ गई, तो थोड़ा अंसाबाई के बारे में भी अपने को पता होना चाहिए। जो अंसाबाई थी वो कुंभा की क्या लगती थी, दादी लगती थी। और जो राव जोधा आएंगी इनकी क्या आएगी, बुआ आएगी। तो अब अपने को क्या क्या है, अगर किसी में के मध्य भी आपस में संधि होगा, समझौता होगा, तो कौन करवाएगा, अपने यदि मतलब गांव में, लोकल में मानो, शहर में मानो, कहीं भी मानो, यदि कोई किसी के मध्य यदि अपन समझौता होता है तो समझौता कौन करवाएगा, जो दो पार्टियां जिनके मध्य युद्ध हो रहा है, तो युद्ध हो रहा है, आपसी संघर्ष है, कुछ भी है, तो समझौता कौन करवाएगा, दोनों का जो कॉमन पर्सन होगा वही तो समझौता करवाएगा, जो दोनों का नॉन हो, जो दोनों जिसकी बात मानते हो। तो वैसे इसमें इन दोनों के मध्य कॉमन कौन है, अंसाबाई। अंसाबाई कैसे, जो कुंभा है उसकी तो वो दादी अंसाबाई और जोधा की क्या लगेगी, बुआ लगेगी। तो दोनों का आपस में रिलेशन हो गया, दोनों का वो, तो अंसाबाई की फिर बात मानेंगे, उसके कारण ये दोनों क्या करते हैं, 1452-53 में आवड़ बावड़ की संधि करते हैं। संधि कहाँ पे करेंगे, सोजत पाली है। सोजत कहाँ पड़ती है, पाली, जहाँ की जो मेहंदी है वो अपने को बहुत फेमस है, सभी को पता है। तो जो कहाँ होगी संधि, कहाँ होगी, सोजत पाली में होगी। डेट क्या है, 1452-53। कौन करवाएगी संधि, अंसाबाई करवाएगी। तो अंसाबाई के बारे में अपने को थोड़ा पता लगा कि अंसाबाई कौन है। और जो संधि में शर्तें क्या होती हैं कि एक मतलब वहाँ पे बाउंड्री लाइन खींच देते हैं सोजत पाली में कि एक जगह वो मेवाड़ की हो जाएगी, दूसरी जगह वो किसकी हो जाएगी, मारवाड़ की हो जाएगी। तो आज के बाद ये दोनों मतलब अपने स्थान के लिए ना लड़ें, तो उसके मध्य फिर ये संधि होती है आवड़ बावड़ की 1452-53 में अंसाबाई के द्वारा करवाई जाती है। तो ये बात हो गई पूरी। नेक्स्ट
अपन कुंभा के बारे में 2 पढ़ चुके, 1437 सारंगपुर वाला युद्ध, उसके बाद क्या करवाया, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। उसके बाद 52-53 में क्या पढ़ा अपन ने, 52-53 में ये पढ़ा है आवड़ बावड़ की संधि पढ़ी। अब कुंभा के बारे में नेक्स्ट है 1456। तो 1456 में क्या होता है, एक चंपानेर की संधि होती है। तो कुंभा जब भी पढ़ते हैं तो थोड़ा उस संधि के बारे में भी अपने को पता होना चाहिए कि वो किस किस के मध्य होती है और वो क्यों की जाती है। तो चंपानेर की संधि आएगी 1456 में। चंपानेर की संधि है, डेट क्या है 1456। अब ये संधि किस किस के मध्य होगी, अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा मालवा के कौन थे, महमूद खिलजी। तो महमूद खिलजी के साथ कुंभा का युद्ध हो चुका, सारंगपुर का युद्ध हो चुका। वो क्यों हो चुका, वो हो चुका चाचा और मीरा के कारण। तो अब क्या हो चुका कि कुंभा की खिलजी के साथ संघर्ष हो चुका या मतभेद हो चुका दोनों के मध्य। अब इसके बाद में एक आता है गुजरात का शासक आएगा कुतुबुद्दीन शाह। तो उसके साथ फिर कुंभा की क्या मतलब क्यों लड़ाई हो रही है, तो कुंभा की उसके साथ जो लड़ाई होगी उसका रीज़न ये होगा कि एक बीच में नागौर होता है। तो नागौर की जो जगह होती है उसमें उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होता रहता है। तो उसमें एक साइड जाते हैं महाराणा कुंभा जाते हैं, जो उनके जो 2 उत्तराधिकारी होते हैं शम्स खां और मुजाहिद खां। तो जो शम्स खां होता है वो तो कुंभा की साइड चला जाता है और मुजाहिद खां होता है वो गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह की साइड चला जाता है। और फिर उन दोनों के मध्य आपसी संघर्ष होता है जिसमें भी क्या होता है, कुंभा जीत जाता है। लेकिन कुंभा जीत गया, उसके कारण क्या हो गया, वो जो नागौर में हस्तक्षेप किसने किया, गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह ने किया। तो अब क्या दिक्कत होगी, कुंभा की कुतुबुद्दीन शाह के साथ भी क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। तो ये जो संधि है वो कौन करेंगे, कुतुबुद्दीन शाह करेंगे और महमूद खिलजी करेंगे। अब महमूद खिलजी कौन थे, मालवा एमपी के शासक हैं, और कुतुबुद्दीन शाह ये कहाँ के शासक थे, गुजरात के। तो इन दोनों ने ये कुंभा के खिलाफ में संधि की थी कि अपन क्या करते हैं, अब कुंभा की इसके साथ दुश्मनी तो वो हो गई सॉरी, चंपानेर वाला जो युद्ध पड़ा उसके कारण किसके साथ, महमूद खिलजी के साथ। और नागौर में हस्तक्षेप करने के कारण कुंभा की किसके साथ लड़ाई हो चुकी है, कुतुबुद्दीन शाह के। तो अब यह बात अपने को पता है कि दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, वो अच्छे दोस्त होते हैं, या फिर जिन लोगों के दुख एक जैसे होते हैं वो आपस में बहुत जल्दी कॉमन फ्रेंड हो जाते हैं। तो इन दोनों के दुख एक जैसे कैसे हो गए, इसकी भी कुंभा के साथ नहीं बन रही है और इसकी भी कुंभा के साथ नहीं बन रही है। तो दोनों ने फिर क्या सोचा कि दोनों मिलके क्या करते हैं, कुंभा को हराते। तो इन दोनों ने किस मतलब जो संधि की वो कब की, 1456 में, ये कुंभा के खिलाफ में करते हैं। और संधि का क्या नाम है, चंपानेर की संधि 1456। किस किस के मध्य, महमूद खिलजी मालवा एमपी पढ़ चुके और कुतुबुद्दीन शाह कहाँ के, गुजरात के मतलब शासक है। इन दोनों का कारण मैं आपको बता चुका। इस संधि के बाद ये दोनों युद्ध करेंगे, वो 57 में युद्ध करेंगे जिसको बोल देंगे बैराठ का युद्ध बोलेंगे 57 में। वो किसके मध्य, ये दोनों मिलके किसके साथ करेंगे, कुंभा के खिलाफ करेंगे। तो अपन वो पढ़ते हैं 1457 का बैराठ का युद्ध। बैराठ का युद्ध है 1457 में। 56 में उन दोनों ने संधि कर ली। संधि करने के बाद वो दोनों कुंभा के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। कहाँ पे लड़ेंगे, बैराठ जगह भीलवाड़ा में पड़ती है। तो वो युद्ध क्या होगा, बैराठ का युद्ध 1457 किस किस के मध्य होगा, महाराणा कुंभा वर्सेज दोनों कौन कौन साथ आएंगे, महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह, वो दोनों साथ होंगे। महमूद खिलजी कुतुबुद्दीन शाह दोनों कहाँ के, ये एमपी मालवा का शासक है, ये गुजरात का शासक है। दोनों इससे पहले दोनों एक हो चुके, वो मैं आपको बता चुका। उसके बाद जो युद्ध होगा, युद्ध में विजेता कौन होगा, महाराणा कुंभा है, वो युद्ध में क्या हो जाएंगे, विजेता हो जाएंगे। इससे पहले सारंगपुर के युद्ध में कुंभा जीते थे। उसके बाद कुंभा ने क्या करवाया था, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। उसके बारे में अपन डिटेल में चर्चा कर चुके। अब ये युद्ध है बैराठ का युद्ध है 1457 में, इन दोनों के मध्य कुंभा इसमें जीत जाता है।
युद्ध में विजय के बाद भी कुंभा क्या करवाएगा, मंदिर का निर्माण करवाएगा। उस मंदिर को क्या बोलेंगे, कुशाल माता मंदिर का निर्माण। तो इस युद्ध के विजय के पश्चात जो कुंभा के द्वारा जो निर्माण कार्य करवाया गया है वो कौन सा है, कुशाल माता मंदिर का निर्माण। तो इस युद्ध के पश्चात कुंभा द्वारा क्या करवाया गया, युद्ध में विजय के पश्चात कुशाल माता मंदिर का निर्माण करवाएगा। आज अपने कुंभा के कौन कौन से स्टार्टिंग से कुंभा के पढ़े, 1437 सारंगपुर का युद्ध पढ़ा है, फिर 1452-53 में आवड़ बावड़ की संधि पढ़ी है, 1456 में चंपानेर की संधि हुई है जो इन दोनों के मध्य हुई है, और फिर उसके बाद क्या हुआ, बैराट का युद्ध है 1457 में हुआ कुंभा के मध्य, और ये दोनों आपस में मिलकर लड़ रहे हैं। तो उसके बाद इस युद्ध के विजय के पश्चात कुंभा क्या करवाएंगे, कुशाल माता मंदिर का निर्माण करवाएंगे। कुंभा के लिए जो इंपॉर्टेंट युद्ध है उसमें यही ज़्यादा, मतलब जो बार बार रिपीट होते हैं वो यही होते हैं। कुंभा का जो प्रश्न आता है वो युद्ध से ज़्यादा जो आएगा वो स्थापत्य कला का आएगा। स्थापत्य में कुंभा का बहुत ज़्यादा, स्थापत्य और साहित्य में बहुत ज़्यादा कुंभा का योगदान था। स्थापत्य कला का जो जनक बोलते हैं वो भी किसको बोलते हैं, महाराणा कुंभा को बोलते हैं। और कुंभा ने इसके बारे में, कुंभा के बारे में बताया गया है कि जो मेवाड़ में मतलब उस टाइम 84 दुर्ग थे, तो 84 दुर्गों के अंदर क्या बताया गया कि 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया, कुंभा ने करवाया। तो इन सभी बातों के कारण कुंभा को क्या बोलते हैं, स्थापत्य कला का वो जनक बोलते हैं। कि उसी के बाद जो स्थापत्य कला पर जो मेन फोकस जो दिया गया वो कुंभा के टाइम से दिया गया, तो कुंभा को स्थापत्य कला का जनक भी बोलेंगे। वो सारी चीज़ें तो हिस्ट्री में डिटेल में जब अपन पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के जो युद्ध है और जो संधि वगैरह समझौते वगैरह जो एग्जाम के हिसाब से बार बार रिपीट होते हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, राम राम।